ब्रेन बस्ट में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे क्योंकि हमारे सीईओ टैग टीवी के एमडी ये 3 हफ्ते घूम के हिंदुस्तान दोहा आए हैं और इनसे पूछेंगे कि इनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। ताहिर गोरा जी जहाँ भी जाते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि बहुत बिज़ी रहते हैं, उनको बहुत लोग चाहते हैं और जगह जगह पर उनकी जो प्रोग्राम होता है वो इतना बिज़ी होता है, शेड्यूल इतना बिज़ी होता है कि बड़ी डिफ़िकल्टी होती है जी उनको इवन कांटेक्ट करने की। लेकिन बहरहाल हम उनसे पूछते हैं। ताहिर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 3 हफ्ते के बाद बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, 3 हफ्ते के बाद ज़रा एक ब्रेक मिल जाती है। नहीं, ब्रेक के साथ साथ हाँ जी, फिर पैदल बहुत चले, अच्छा, थोड़ा सा वजन कम हुआ, अच्छी बात है देखने के लिए देखने के लिए अच्छी बात है। तो पैदल इसलिए चले कि जब आप दूसरे देश में हैं, दूसरे शहर में हैं, तो उसको तो पैदल चल के ही देखा जा सकता है। मज़ा तो उसी में। अगर आप उसको बैठ के गाड़ियों में ही घूमते रहें, गाड़ी में जाना तो पड़ता है। आप नोएडा से दिल्ली पैदल तो नहीं चल के जाएंगे लेकिन एटलीस्ट जब आप न्यू दिल्ली में हैं तो तब तो पैदल चले ना। राइट, ठीक है ना। कनॉट प्लेस के 2 फेरे लगा लें डॉक्टर साहब, वही 7-8 किलोमीटर हो जाते हैं। कमाल है वो। तो इस तरह बहुत अच्छा रहा दौरा डॉक्टर साहब। भारत में जो मैं और हलीमा रहे कोई अबाउट 15-16 दिन, तो उसमें डॉक्टर साहब जो अच्छी बात लगी वो हर तरफ G20 के झंडे थे, G20 के साइंस थे, चूँकि G20 की प्रेसिडेंसी है 2023 में। बहुत कुछ हो रहा है। मैं खुद भी एक G20 की जो एक कॉन्फ्रेंस था रोहतक में, उसमें ही शिरकत के लिए गया था, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हरियाणा भी थे, रोहतक में थे। उन्होंने प्रिजाइड किया था उस कॉन्फ्रेंस को, और भी बड़े बड़े डिग्निटरीज थे। तो अच्छी बातचीत रही सबसे और बहुत अच्छा रहा। तो मेरा ये डॉक्टर साहब हर साल कोशिश होती है जाऊँ वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके जो डॉक्टर साहब इस बार मुझे महसूस हुआ, फ्रैंकली मुझे लगा कि भारत और आगे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ज़िंदगी की चहल पहल है वो बेतहाशा। मैं सिर्फ कनॉट प्लेस की बात नहीं कर रहा। आप कौन कौन से शहर घूमे आपने? हम गुड़गांव में थे, गुड़गांव के एक होटल में ठहरे हुए थे, चूँकि कॉन्फ्रेंस हमारी गुड़गांव में ही एक होटल वेस्टर्न में थी। लेकिन जिस होटल में हम ठहरे हुए थे उससे बाहर को 500 मीटर पे सदर बाज़ार गुड़गांव था। अब वो बड़ा आम जनता का बाज़ार है और हमारी होटल के बाहर जो है वो भी आम जनता फिर रही है। तो मुझे जो आम जनता के साथ हैं, हमने डॉक्टर साहब वही उनके ढाबों में बहुत सारे खाने खाए और वही बातचीत करने का बड़ा मजा आता है उनके साथ। और मुझे बड़ी तब्दीली जनता में महसूस हो रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं हर दौरे में आप जैसे दोस्तों की वजह से जो एलीट है उनके साथ रब्ता रहता है, लेकिन जनता के साथ समझने में लाइफ को वो बात ही कुछ और है। दे आर वंडरफुल पीपल। तो आपने पूछा कौन कौन से शहर, गुड़गांव जो जाहिर है दिल्ली का वो तो मतलब हरियाणा है, वो जीटीए है, और नोएडा भी जीटीए है, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे फिर लखनऊ गए, मुंबई गए। वो पहली बार गए? पहली बार लखनऊ और मुंबई दोनों शहरों में पहली बार। बहुत ही वाइब्रेंट सिटीज है। तो बहुत सारे दोस्त रब्ता कर रहे थे। मैं उनको कह रहा था मैं यहाँ पे आपको क्या इंटरव्यू दूँ, मैं तो यहाँ पे घूमने आया हूँ ठीक है, इंटरव्यू मुझसे आप स्काइप पे ले लीजिएगा जब मैं कनाडा वापस जाऊँगा, तो वो कोई इशू नहीं है। एक इंटरव्यू आपकी हुई मेजर साहब के साथ? वो तो ज़रूरी थी। मेजर साहब के साथ तो इस तरह का ताल्लुक है। वो रिपब्लिक टीवी में गए, वो भी एक अच्छा था बहुत। मेजर साहब तो भाइयों की तरह है। ही इज सच अ जेंटलमैन। पर मेजर साहब का तो अपना यूट्यूब है ना? जी, उनका अपना यूट्यूब तो अलग से है। उनका चाणक्य डायलॉग, चाणक्य फोरम अलग से है, मगर वो रिपब्लिक टीवी के भी एंकर हैं। अच्छा, वहाँ पर उनका एक शो आता है। अच्छा, तो वो उन्होंने शो मेरे से रिपब्लिक टीवी पर किया था। अच्छा, जो उनका खास शो है। मेजर साहब रिपब्लिक टीवी की भी जान है। रिपब्लिक टीवी में एक तो उनका अपना ज़ाती शो है, लेकिन इसके साथ रिपब्लिक टीवी के बहुत सारे शोज में वो एज एन एनालिस्ट मौजूद होते हैं। तो मेरा ख्याल है ही इज़ वन ऑफ द मेन फिगर एट रिपब्लिक टीवी। तो वो भी बड़ा अच्छा रहा डॉक्टर साहब। और भारत वाकई इसमें कोई शक वाली बात नहीं, वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है।
वो मुझे G20 की एक जो कॉन्फ्रेंस है उसमें खुद अटेंड करके महसूस हुआ। हर जगह G20 की बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि G20 के कंट्रीज़ को भी ये पहली बार पता चला होगा कि भारत में G20 की प्रेसिडेंसी का क्या फ़ायदा है, कि G20 की बल्ले बल्ले होगी। डॉक्टर साहब, आप देखिए कनाडा, अमेरिका, ये इस जगह G20 की कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रोटेस्टर्स होते हैं बाहर। ये ज़रा वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग ढोल तमाशों से। ये ठीक है कि आपने एंजॉय किया G20 से देखा, पर मेरा ये एक्सपीरियंस है 50-60 साल का, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना जी। इसमें आप पर्सनल लेवल पे तो उनसे मिल सकते हो, लीडर से, लेकिन अल्टीमेटली इसमें से मैंने कभी कोई रिजल्ट्स निकलते नहीं देखे। सिर्फ यही कि कंट्री में वो आए हैं फॉरेन मिनिस्टर, आपस में बातचीत होती है, वो जो वहाँ से जो निकलता है कंट्रीज़ का वो अलग है जी। बाकी उनकी मैंने आज तक स्टेटमेंटों में यूनैनिमिटी नहीं देखी। डॉक्टर साहब, पॉसिबल नहीं है। कोई एक देश हो, उस एक देश के अंदर इतना पॉलिटिकल डिसेंट होता है विद इन अ वन कंट्री, ठीक है, तो एक देश के अंदर ही जो आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं वो नहीं निकल पाती। जब दुनिया के देश मिल रहे हों, देखिए डॉक्टर साहब, ये है डिप्लोमेसी के फोरम, G20 हो, उससे बड़ा जो है वो यूनाइटेड नेशन का है, ठीक है। ये डिप्लोमेसी में क्या होता है कि यार असल जो मसाइल हैं ज़रा पीछे ज़रा रखो, भाई भाई बन के बैठते हैं। ये है डिप्लोमेसी का एक प्रिंसिपल। अच्छा, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब अभी आप देख लीजिए, बातचीत को हम आगे लेके चलते हैं। जो अभी कल ही दिल्ली में हुआ है उसमें वो भाई भाई वाली बात भी नहीं हुई। उसमें तो पंजाबी में जैसे कहते हैं टह पड़ास हुई है ना कि वो। अच्छा, लेकिन उसमें भी डॉक्टर साहब अच्छा है कि ओपनली US स्टेट सेक्रेटरी टोनी ब्लिंकन और सर्गेई लैवरोव, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी मीटिंग हुई, ओपनली मीटिंग हुई, और बड़ी बड़ी वो टह पड़ास वाली हुई, ठीक है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में इतनी डिविसिवनेस बढ़ गई है कि जो आप बात कर रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म जो है ना स्कूल ऑफ थॉट या पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका हुआ इस वक्त, तो क्योंकि डिवाइडेड इतना हो चुका हुआ वर्ल्ड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। डॉक्टर साहब, इस पे बात करते हैं। अब देखिए ना कि 1 साल हो गया रशिया के यूक्रेन पर हमले को, राइट, ठीक है। आप देख लीजिए, इस 1 साल के बाद खतरात कम नहीं हुए, वही न्यूक्लियर का हमला भी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा भी उसी तरह सर पे सवार। देखिए वो तो रहेगा, जब वार रहेगी तो उसमें से कुछ भी हो सकता कुछ भी, चूंकि वजह यह है कि रूस को वो नहीं मिला जो वो चाहता था, राइट, और फ्रैंकली वेस्ट को भी वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। वेस्ट ये चाहता था कि रशिया मुकम्मल तौर पर रिट्रीव कर जाए, वो ऐसा नहीं हुआ, वो होना भी नहीं। अच्छा, रशिया ये चाहता था कि वेस्ट रिट्रीव कर जाए, वो भी नहीं हुआ। तो ये मैंने पिछले आपके साथ 1 महीना पहले शो में बात की थी, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर से किसी ने पूछा, फरीद ज़करिया ने अपने शो में, कि ये वॉर कब तक चलेगी। उन्होंने कहा जब तक हम जीत नहीं जाते। तो मैंने तब भी सोचा और आज भी सोच रहा हूँ कि जीत जाने से उनकी क्या मुराद है। व्हाट डू दे मीन बाय विनिंग द वॉर? वॉर को तो जीतना इम्पॉसिबल होता है। नहीं, देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रशिया ने इलाका अपने पास संभाल लिया, ईस्टर्न यूक्रेन, उसमें से उसको निकालना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अपने इलाके को बचाना, और कुछ इलाके जो रशिया ने छोड़ दिए अपनी, मे बी ड्यू टू देयर स्ट्रेटजी, वहाँ पे यूक्रेन वाले ज़रूर वहाँ पहुँच गए, और उनका ये दावा, देखो जी हमने उनको यहाँ से खदेड़ दिया। हाँ, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि सारी दुनिया इंस्टेड ऑफ वार को आगे बढ़ाने के लिए वेस्ट जिस ढंग से हथियार दे रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, उससे वार बंद नहीं होनी, वार बढ़नी है। तो वार को बंद करने के लिए कोई ना कोई लीडर्स, हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि वी आर रेडी टू मीडिएट बिटवीन दीज टू, ये दोबारा कहा उन्होंने, राइट। हाँ जी। लेकिन वो मीडिएशन जो है वो बैक डोर में होगी, देखिए ओपन तो होनी नहीं, हो नहीं सकती। हाँ जी, वो तो बैक डोर में होनी है। वो डॉक्टर साहब, अभी भी कोई ना कोई बातचीत तो चल रही है। शुरू में इजराइल भी बीच में आया था,
नहीं, टर्की भी आ रहा था। यूएई भी थोड़ा बहुत उसने पार्ट प्ले किया था। वो तुर्की की आपने बात की। फिर अब ज़रूरतें हैं गैस एनर्जी की यूरोप की। अब वो ज़रूरतें कोई ओवरनाइट तो पूरी होनी नहीं। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। रशिया को भी सेटबैक हुआ है, यूक्रेन आधा तबाह हो गया, वेस्टर्न वर्ल्ड की इकॉनमी एट स्टेक हो गई, पूरी दुनिया की मैं कहता हूँ सारी दुनिया की इकॉनमी एट स्टेक है। तो इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब ये बड़ी ही जो है ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं, इसका सोल्यूशन क्या होगा? डॉक्टर साहब इसका सोल्यूशन तो अब कुछ नज़र आसान नहीं आ रहा, लेकिन सोल्यूशन यही है कि कुछ रूस की बातें माने, कुछ रूस वेस्ट की बातें माने, क्योंकि नेगोशिएशन तो ऐसे ही होती है। नहीं, कोई भी दुनिया पर नेगोशिएशन करेगा कौन? नेगोशिएशन तो चल ही रही है, क्योंकि रूस को भी अंदाज़ा है कि उसको क्या प्राइस पे करना पड़ रही है, कितनी जानें उनकी गई, और इकॉनमी पे उनका बड़ा इफेक्ट हो रहा है। और इकॉनमी पे क्या। अच्छा, यूक्रेन को भी अंदाज़ा है कि उनका क्या हाल हुआ। अब देखिए डॉक्टर साहब, कई लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये अगर वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन में ना जाके इस तरह का हल्ला शेरी करती तो शायद ये जंग ना होती। मेरा ये कहना है कि फिर भी रूस ने अटैक तो करना ही करना, राइट। क्योंकि अगर जिस तरह आपको याद होगा क्रीमिया को अलग किया था, या उसमें ब्लड शेड कम हुआ था क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं थी ना, क्रीमिया अलग हो गया था। इसी तरह रूस ने ये डॉनबास के इलाके और ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके कुछ और को अलग करना ही करना था अगर वेस्ट बीच में ना कूदता तो। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ना मिलती तो ऑफ कोर्स वो कम होना था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो अपने इलाके जाने देते यूक्रेन वाले। नहीं, डिपेंड ये करता है कि आगे वर्ल्ड में जो कंट्रीज ये महसूस करें कि इस इलाके को हमने हड़प करना है जी, इज इट पॉसिबल फॉर अदर कंट्रीज टू डू लाइक दैट? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक जो है ना नई सामने आई है कि भाई अगर एक पावरफुल कंट्री है वो कहता है मैंने जाके कैप्चर करना है, जैसे कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोरिया में किया जी, वियतनाम में किया, अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, बिल्कुल। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जीरो। भागे वहां से, बिल्कुल जीरो। ठीक है ना। हाँ जी, अपने लोग भी मरवाए, ट्रिलियंस डॉलर की का असला भी बर्बाद हुआ। लेकिन खैर वो तो असला मंडी है वो तो शायद इनको फायदा ही होता है कि नया असला बनेगा। वो तो इकॉनमी और चलती है बजाय खराब होने के। ऑनेस्टली दिस इज अ वेरी सैड पार्ट। नहीं, पर जो आदमी मरे हैं, देखिए उनका तो वियतनाम में इतना नुकसान हुआ जी ह्यूमन बींग्स का, और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट था जॉनसन, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सेकंड इलेक्शन लड़ सकता। राइट, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि आई विल नॉट कंटेस्ट, क्योंकि ही बिकेम सो अनपॉपुलर। राइट। तो मैंने उस ज़माने में जो अमेरिका में डेमोन्स्ट्रेशंस देखी हैं वो मैंने कभी भी उस लेवल पे आज तक डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं देखी। इतने मतलब लोग जो थे वो दुखी थे। ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई बढ़ती गई, हालांकि बहुत कंट्रोल है पुतिन का अपने देश में, लेकिन फिर भी लोग जो हैं जिनके मरते हैं, जब उनकी लाशें घर आती हैं तो हो सकता है कल को वो भी उठें। सर डॉक्टर साहब, वहाँ पे वो सिर्फ सोल्जर्स की फैमिली ही दुखी नहीं है, आम जनता भी दुखी है जो इफ़ेक्ट हो रही है। मगर वहाँ पे जो कि आवाज़ नहीं उठाने की इजाज़त, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, या वो सब जेल में डाल दिए। सब जेल में। हाँ, अब उनका कुछ पता नहीं है हाँ। कि वो कहाँ है, क्या वो उनकी तो खबर है, ठीक है ना। और उसके बाद ज़ाहिर प्रोटेस्ट वो तो मुझे लगता है पुतिन साहब दूसरी स्टालिन की लाइन पे चल रहे हैं। ठीक है। वो तो फिर बाकी लोग तो नहीं निकलेंगे। फिर मीडिया का वहाँ पे इस तरह का ज़ाहिर है स्टेट कंट्रोल मीडिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे इधर ओपन वर्ल्ड में भी अब तकरीबन स्टेट कंट्रोल मीडिया ही है, हो चुके हो। ये भी एक रियलिटी है। बिल्कुल, जिस तरह का नैरेटिव स्टेट चलाना चाहती है, हाँ, उसी तरीके चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, ठीक है ना जी, वो चला रहा है। अच्छा, आपने इंडिया की बात की, मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं अभी इंडिया से रिसेंटली होकर आया हूँ, आप भी बस इंडिया में थे 2 महीने पहले। डॉक्टर साहब, इंडिया में फिर भी जो मीडिया है ना, वो पैरेलल ऑल्टरनेट मीडिया बहुत है। नहीं, कोई टीवी पैरेलल मीडिया सिर्फ 1-2 को छोड़ के जी नहीं है।
हाँ, वो जो यूट्यूबर बन गए हुए हैं, जो उन्होंने चलाए हुए हैं, वही तो पैरेलल मीडिया हाँ, वो बहुत वो जो है, डॉक्टर साहब वही तो पैरेलल मीडिया। हाँ, पर उसको कितने लोग देखते हैं? देखिए, उसको देखने के लिए मिलियंस। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे चैनल्स का जिक्र करना शुरू कर दूं, या मिलियंस एंड नहीं, वो ऑफ कोर्स तकरीबन हर चैनल में 3-4 मिलियन जो है लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए भारत में इस वक्त ना एक और सिचुएशन है। भारत मुख्तलिफ तरह के नैरेटिव से गुजरा है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है वो प्रैक्टिकली वो सक्सेसफुल चल रहा है कि भाई ये जो है हम अब अपनी बात करेंगे। ऊपर से G20 की मैंने बात की। अब G20 में जो आम आदमी भी है वो सेलिब्रेट कर रहा है। मैंने बात की कि G20 की कॉन्फ्रेंस कहीं और होती है दुनिया में या G8 की, तो वो आपको याद है कनाडा में हुई थी। नहीं, वो तो हर जगह पे देखिए, G20 हो, G8 हो, ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने वहां पे पहुंच ही जाना है। अच्छा वहां पे कोई प्रोटेस्ट की सिचुएशन नहीं है, वो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाँ, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। ठीक है नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं, उसमें पहले इंडोनेशिया में हुआ, वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, वो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे तो ये एज अ प्राइड लिया जा रहा है। वहाँ पे तो ये इस बात को लिया जा रहा है कि हम वर्ल्ड स्टेज पे आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसमें बड़ी मीनिंगफुल बातें हो रही हैं। अब पूरा साल ही डेलीगेट चल रहे हैं। हाँ, मैं भी एक छोटे से डेलीगेट का एक हिस्सा ही था, लेकिन बड़े बड़े डेलीगेट चल रहे हैं और वो बातें चलती रहेंगी पूरा साल ही। लेकिन इसके अलावा भारत में मुझे जो बात डॉक्टर साहब नजर आई, मैं अब पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा टच करता हूँ। मुझे एक बात फील हुई, मैं गली मोहल्लों में वो जो 10 रुपए की चाय है, 15 रुपए की चाय है, 20 रुपए की दाल रोटी भी खाई हमने, और कई दफ़ा खाई, जस्ट टू फील द ग्राउंड रियलिटीज। अब रोटियां पक रही हैं, सब चल रहा है, गरीब भी हैं। एक तो मुझे डॉक्टर साहब वैसे आई कुड बी रॉन्ग, मैं तो सिर्फ 15-16 दिन के लिए था, मुझे मांगने वाले कम नजर आए। वो जो मांगने वाले हैं ना, वो जहाँ कारें रुकती हैं, अब वो सारे मांगने वाले जो हैं उन्होंने अपना अलग रूप बना लिया हुआ है, जिसको हिंदुस्तान में हम कहते हैं खुसरे। अब मांगने वाले जो आम आदमी था ना, वो हट गया, अब ये सारे चौकों पे आ गए हैं। अच्छा वो डॉक्टर साहब वो भी मतलब डेली मैं गुड़गांव से नोएडा जा रहा हूँ या उधर आ रहा हूँ तो ज़ाहिर गाड़ियों में जा रहा हूँ, तो वो भी मुझे कम नहीं, सिर्फ जो चौक पे जब गाड़ियाँ खड़ी होती है ना इनर दिल्ली में, वहाँ पर आपको बेइंतहा नजर अच्छा आएंगे। वो एक नई किस्म की। मेरे पास आमतौर पर चेंज कम होता था। एक दिन था तो कुछ ज़्यादा ही वो शीशा खटखटा रहा था, मैंने शीशा खोल के उसको 20 रुपए निकल दिए। उसने कहा इंदा की याद है। तुझे हैरान हो गए। दिस इज द फैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू। राइट। आपने तो 20 निकाला ना, तो मैं दरवाज़ा नहीं खोला। राइट। आई डोंट। लेकिन ऐसे ही मुझे एक बहुत ओल्ड लेडी थी, उस पर तरस आ गया, मैंने उसको ना 10 का नोट निकला बोल दिया। ये 2-3 साल पहले की बात होगी। उसने 10 का नोट वापस कर दिया। और ये तो नहीं हो तो 10 का नोट साथ जोड़ के नहीं, उसने कहा जी ये अपने पास रखो। मतलब क्योंकि देखिए महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई सारी दुनिया में। हाँ जी, सारी दुनिया में। दिस फिनोमिना आफ्टर द यूक्रेन वॉर हैज बिकम एवरीवेयर। सम कंट्रीज आर सफरिंग ए लॉट, जिसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, हाँ जी, अफगानिस्तान है। दे आर सफरिंग ए लॉट ड्यू टू इन्फ्लेशन, बट अदर कंट्रीज आर आल्सो सफरिंग। द यूरोप इज सफरिंग, इंडिया इज सफरिंग, ऑल कंट्रीज आर सफरिंग। तो क्वेश्चन ये होता है कि जब ये लीडर्स मिलते हैं तो होना तो सवाल पैदा ये होना चाहिए कि इकोनॉमिकली हम कैसे लोगों को बेटर कर सकते हैं, लेकिन उस पे नहीं काम होता। वो देखिए ना डॉक्टर साहब, कल जयशंकर जी यही तो कह रहे थे हमारा एजेंडा था कि इकोलॉजी के इशू पे, इकोनॉमिक क्राइसिस के इशू पे, दुनिया में जो इन्फ्लेशन है उस पर बात करवाएं। वो सारे का सारा इजलास जो है वो यूक्रेन की जंग की नज़र हो गया। ठीक है ना, वो बेचारे खुद कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ बात क्यों जोड़ना चाह रहा था, अभी भी इंडिया में एक ऐसी चहल पहल है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद, ठीक है, और वो 20-25 रुपए महंगाई के बावजूद भी आप रोटी खा सकते हैं बड़ी आसानी से। मतलब मैंने तो खाई है, और एक बार नहीं 2-3 बार खाई है। ठीक है,
अच्छा, ये सिचुएशन पाकिस्तान में तो 30 रुपए की रोटी नहीं मिल रही। मैं तो दाल रोटी खा लेने के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं आरएसएस के नंबर 2 हैं डॉक्टर, जी उनका एग्जैक्ट नाम भूल गया। उन्होंने एक हफ्ते पहले ये कहा था कि हाँ वो हमारे भाई हैं। देखिए आरएसएस वाले कई बार बहुत प्यारे बयान देते हैं। जी जी जी। अभी भागवत जी ने कल भी एक बड़ा प्यारा बयान दिया, वो तो है। विच इज उस डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको जी 100 मतलब 100 मिलियन तो नहीं, मतलब उनको कनक दें। हाँ, ठीक हमारे पास है। ठीक। ये एक हफ्ता पहले हाँ उन्होंने बयान दिया। अब ये बयान देने का मतलब होता है कि हम ये शो करना चाहते हैं कि हम बहुत ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो रिस्पांस आना चाहिए पाकिस्तान से, हाँ जी, हाँ जी, वो जीरो है। हाँ जी। वो तो ये कहते हैं कि मतलब वो जीरो है। हम बड़े अमीर हैं। नहीं, अमीर तो क्या, इस वक्त तो वो ठूठा लेके चाइना के आगे और आईएमएफ के आगे बैठे हुए हैं। वो ठीक है, लेकिन वो जहाँ से सामान मिल सकता है उनसे नहीं लेना, और जहाँ से मिलने का चांस कम है उनके आगे ठूठा लेके। 3 हफ्ते हो गए, आईएमएफ ने अपनी सारी कंडीशनें तकरीबन पूरी करवा ली। पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो कुचल गया महंगाई में, इतनी महंगाई उन्होंने करवा दी। लेकिन अभी तक भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। राइट। आप इमेजिन करिए, वो नई शर्तें आ गई हैं। मतलब वो हर बार ऐसे होता है। हाँ, वो इसलिए कि वो वाली बात नहीं रही ना। पहले तो ये था इतबार- ना, पहले तो स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका से सिग्नल चला जाता था हाँ, कि यार चलो जो भी हालात हैं दे दो। हाँ, अब तो कोई ऐसा सिग्नल नहीं जा रहा। राइट। अब तो बल्कि उल्टा ये जा रहा है कि टाइट करो इनको। हाँ, ठीक है, चूंकि रिलेशनशिप इस तरह का बिल्ट हो चुका है, बिट्रेयल इस लेवल की हो चुकी है। पाकिस्तान के डॉक्टर साहब जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस है अंदर के, वो ऑनेस्टली यूं फील होता है कि जैसे कुछ सिविल वॉर शुरू हो चुकी हुई है। सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, जज जिस तरह आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जज ही नहीं, फौज के अंदर, हाँ। फौज के रिटायर्ड लोग नहीं, नहीं जो अभी active तक है। सिटिंग है। हाँ। वो जो बड़े खतरनाक सिटिंग एक थे जनरल फैज हमीद, जिनका बड़ा जिक्र होता है, उनके चले जाने के बाद उनके लगाए हुए बूटे जो हैं हाँ, वो अभी तक अपना काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भी कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब एक ऐसा ईगो सेंट्रिक वॉर वहाँ पे शुरू हो चुकी है, यानी सिविल वॉर की बजाय मैं ईगो सेंट्रिक वॉर कहूँगा नहीं, पाकिस्तान। आप क्या सोचते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है जी। कि 3 महीने में इनको इलेक्शन बलूचिस्तान और पाकिस्तान अपना- मतलब पंजाब में कराने खैबर पड़ेंगे? पख्तूनख्वा और पंजाब में हाँ जी, कराने पड़ेंगे। उससे क्या वहाँ पर लगता है कि लोगों के बीच में अशांति फैलेगी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, लोगों के बीच में चैन तो तब आएगा ना जब उनके बुनियादी इश्यूज सॉल्व होंगे। इलेक्शन आप कल करवा दें, मतलब पेट में रोटी हाँ, जाएगी। वही इलेक्शन आप कल करवा दें, 30 दिन बाद करवा दें, 15 दिन बाद करवा दें, हालात तो वैसे के वैसे ही रहने हैं। राइट। इलेक्शन तो एक ड्रामा है ना। ठीक है, अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में डेमोक्रेसी, डॉक्टर साहब, वो कहाँ की डेमोक्रेसी? नहीं, डेमोक्रेसी तो ठीक है, वो सिर्फ वोट डालने का नाम ही तो डेमोक्रेसी नहीं होता। या ये तो एक एटीट्यूड है, ये मैं बार बार कहता हूँ, वो एटीट्यूड तो है कोई नहीं। अब वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं जी वोट डालने वाला डाल कर दें, वो सब वहाँ पे नूरा कुश्तियाँ ही चल रही हैं डॉक्टर साहब। नहीं, पर होगा क्या इस वोट से? इस वोट से कुछ नहीं होना, वोट पड़ जाएगा। अगर इमरान खान की पार्टी जीत गई जीते, वो तो सारे ठीक कह है। रहे हैं। अगर ना जीते, या फर्ज कीजिए वो उस तरह के रिजल्ट ना ले सके जिस तरह वो लेना चाहते हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती हुई नजर आई, तो वो धांधली का इल्जाम लगा देंगे। नहीं, वो तो 2/3 कहते हैं। हाँ, ठीक है ना। हमारी आनी है। अच्छा, मैं कहता हूँ ये नहीं, वैसे मैंने देखा है, मैं काफ़ी जी, जी। आजकल वाच करता हूँ। जी, उनका बोल टीवी भी, जियो जी, भी जी। और ARY, आगे मैं एक ही करता जी था। जी, ठीक है। मैंने ये देखा है कि इमरान की अभी भी लोगों में बहुत, है डॉक्टर साहब, है और नहीं बस स्पेशली पंजाब में, डॉक्टर साहब है, लेकिन मैं कहता हूँ जी चलिए 2/3 छोड़िए, 3/4 आप जीत गए, उससे भी बड़ी आपने मेजॉरिटी ले ली। जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात हैं और जो मेच्योरिटी है इदारों के बीच में और पॉलिटिशियंस के बीच में, वो आप 3/4 क्या 4/4 जीत भी जाएं तब भी नहीं आएगी। मतलब जो लोगों के मसले हैं वो सॉल्व होते नजर नहीं वो आते। किसी सूरत भी सॉल्व होता है।
क्योंकि अभी ये साहब वहाँ पे रह के गए हैं ना, 3.25 साल ये आदमी रहा है, उन्हीं की कुछ- वजह से तो ये प्रॉब्लम है क्रिएट ठीक है, हुई। ये सारे का सारा मसला हो। और दोबारा आ जाओ भाई, मैं ये नहीं कहता कि जो दूसरे बैठे हुए हैं वो दूध के धुले हुए हैं, वो भी इमेच्योर हैं। अब पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे शहबाज शरीफ, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, उनका भाई आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर होता था, कोई तो वो अपनी डिलीवरी कर देते थे। अब उनकी डिलीवरी भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब उनके पीछे फ्री हैंड नहीं है। इसमें एक और मैंने ये सुना है कि वो थोड़ा सा खुद भी उन्होंने अपने आप को पीछे रखा हुआ है कि भाई आप अगर हमारी मर्जी से काम नहीं करवाना वो भी एक फैक्टर चाहते है। तो आप कर लो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, वो ईगोसेंट्रिक वॉर सिविल वॉर में बदली हुई है। अब इतना प्रॉब्लम है कि जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं, टेक्नोक्रेसी में बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, इवन आर्मी के अंदर। वो फिर ये कह रहे हैं कि अच्छा हम भी इस महकमे में सीनियर हैं, हम भी इसकी रमज़ों को जानते हैं, ठीक है, अगर आप हमें टांगना चाहते हैं तो फिर हम आपको ये रेजिस्टेंस देंगे। तो सूरत हाल बहुत ख़राब है। अब तक जो पाकिस्तान में माइंड सेट रहा है हर शोबे में, वो माइंड सेट ही बर्बाद। आप ये बताइए कि जो $800 मिलियन चाइना ने दिया है जी और 1 बिलियन शायद अगले हफ्ते मिल जाएगा IMF से, जी, उससे बनना क्या? उतना तो इंटरेस्ट ही उनके ऊपर है। ऐसा ही डॉक्टर साहब, इनको ये नहीं, लोगों का उसमें क्या भला होना? डॉक्टर साहब, इनका पहले ये ख्याल था कि IMF पैसे देगा तो सऊदी भी दे देंगे, UAE वाले भी दे देंगे, बाकी भी दे देंगे। अब वो सब लेट हो गए, ठीक है ना। अब कर्जे इनको जो मजीद जो मिल रहे हैं, जो थोड़े बहुत अभी मिल रहे हैं, वो बहुत लेट मिल रहे हैं। जो कुछ पहले मिलना था वो हर चीज़ लेट हो रही है ना, और उतनी महंगाई बढ़ गई। आज उस अरसे में उतना ही सर पे और कर्जा आ गया। जितनी लेट हो रही है उतनी ही लाइबिलिटीज बढ़ती चली जा रही है। राइट। तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो किसी तरह भी जो फ्री मार्केट होती है ना, जो पैरेलल इकॉनमी जिसको हम बोलते हैं, राइट, उसको इनकरेज नहीं कर रही। लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। वो जो पैरेलल मार्केट है ना, वो कोलैप्स हो रही है। पहले पाकिस्तान पैरेलल मार्केट की वजह से चलता था, जैसे तैसे चलता रहता था, अब वो भी बंद हो रही है। तो सिचुएशन काफ़ी डॉक्टर साहब ख़राब है। अच्छा, हम बातें ही कर रहे हैं, हम पैगाम भी दिया करते थे दो। ओहो हाँ, हाँ जी। मैं लाइटों का भी और शेखा जी शेखा शारदा की लॉ फर्म का भी। तो लाइटों का पहले पैगाम हम देते हैं। लाइटो इमिग्रेशन का कहना है कि हम आपकी कनाडा में इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ा, सेटलमेंट, PR और किसी भी किस्म की कनाडा में जो इमिग्रेशन है उसके जो मामलात हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं। सुमित सिंह और विशाल सैनी को आप व्हाट्सएप कीजिए, टैग TV का रेफरेंस देंगे, +1 306 612 2233 306 612 2233। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है जी, उसने कनाडा की, हाँ जी, कनाडा की जी, उसने बहुत ही सहूलियत दी हुई है जी अपने इमिग्रेंट के लिए। बड़े उन्होंने डिफरेंट रास्ते आपके लिए खोले हुए हैं। कल को ये गवर्नमेंट अगर ना रही तो ये, क्योंकि लगता है ऐसे ही है कि शायद ट्रूडो साहब अगली बार ना आए, हु नोज जी, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दिस इज़ द राइट टाइम। इस वक्त आप चाहे बिजनेस के थ्रू आएँ, चाहे स्टूडेंट के थ्रू आएँ, चाहे नौकरी के थ्रू आएँ, हाँ जी, ये आप लाइटो वालों को कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो आपको नौकरी में भी हेल्प करें। ऐसा ही तो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं 306 612 2233। जी। इसके साथ साथ हमारा दूसरा मैसेज होता है, हर बार आप कनाडा में रहते हों या कनाडा में ना रहते हों, कनाडा से रिलेटेड कोई भी लीगल इशू हो तो शेखा लॉ फर्म से आप रब्ता कर सकते हैं। 905 956 6699 905 956 6699। डॉक्टर साहब, और क्या कुछ कर सकते हैं? ये देखिए, बेसिकली क्या, कुछ भी अगर पूछना चाहें तो पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है, वो फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं जी, 20 मिनट चाहे आधा घंटा चाहे, ठीक है।
तो उसके बाद जैसे भी रिजल्ट निकलेगा वो बहुत ही ट्रूथफुल है, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, एंड यू विल गेट द राइट आंसर। वंडरफुल। और तीसरा पैगाम डॉक्टर साहब ये है कि हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो वो तो उनका हक है। अगर क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं हाँ। तो हम अभी से उनको एड्रेस करना हाँ, वो तो शुरू उनका हक करते है। हैं। ये लीजिए, ये देखिए आना शुरू आलोक रश्मि दुबे। हाँ हेलो जी। सर, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन लखनऊ? हाँ जी, बहुत थोड़े समय के लिए थे भैया लखनऊ में, और बहुत अच्छा रहा, बड़ा साफ सुथरा शहर है। योगी जी वहाँ पे उनके बारे में जो हमारे टैक्सी के ड्राइवर दोस्त थे वो भी तारीफें कर रहे थे, हालांकि वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया है। तो ये एक मुझे अच्छी बात लगी। तो उन्होंने कहा कि ये वाकई डॉक्टर साहब ये एक रियलिटी है। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर है। मैंने कहा फिर तो स्टैंप लग गई। नहीं, यही नहीं, मैं आज एक प्रोग्राम सुबह देखता होता हूँ। जी जी। हाँ जी, माहौल क्या है। अच्छा हाँ जी, एक आता है तो वो लोगों के बीच में जाते हैं आधा पौने घंटे। अच्छा आज जितने भी मुसलमानों को उन्होंने पूछा मेरठ में, मेरठ के जो कि पक्के एंटी मतलब कांग्रेस एंटी बीजेपी, राइट राइट, उनमें से 90% मुसलमानों ने ये कहा कि अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि वी विल नॉट अपोज बीजेपी, नाउ वी आर गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी। राइट राइट। ये आज का प्रोग्राम मैंने सुबह जी 7:45 बजे शुरू होता है, 8:15 बजे तक, और लाइव। ओके। और आज वो सिर्फ मुसलमानों के एरिया में थे, मेरठ। नहीं देखिए, वो डॉक्टर साहब जनता, उसका रीज़न है, जनता जहाँ से रिलीफ मिलता हो वहाँ नहीं, उसका रीज़न है जो लॉ एंड ऑर्डर यस की बुरी दशा थी यूपी में। हाँ जी, मैं हैरान हो गया जिस अतीक की आज ये बात कर रहे हैं जो गुजरात में पिछले 4 साल से है। जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने तो अतीक के ऊपर हाँ जी बहुत केसेस थे। आते ही उन्होंने इस जैसे जालिम के जितने भी मतलब क्रिमिनल केसेस थे उनको विड्रॉ कर दिया। तो ये इस किस्म का जब माहौल होता है, Right. पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग, चाहे वो बुलडोजर गलत चले ठीक चले, आई डोंट केयर, राइट। पीपल हैव नाउ, द लेडीज जो है वो बात करने लग पड़ी हैं कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर जो है जी उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है। बहुत ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये मैंने भी फील की लखनऊ में चलते हुए। और आप तो घूमते रहे रात हाँ, के कोई 10-11 बजे तक। रात को कोई इशू नहीं, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं था जी। अगर और कोई क्वेश्चन आए हैं तो ठीक है। जी अनिमेश जी का है, मिस यू बोथ महापुरुष, शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया टूर एंड डू यू सी चेंजेस फ्रॉम योर प्रीवियस टूर्स। बिल्कुल, मैंने ये बात पीछे की है डॉक्टर साहब आपके साथ कि चेंजेस मैंने महसूस की है। मैंने वाकई चेंजेस महसूस की। जैसे 2014 में मोदी जी पहली बार आए थे तो मैं तब भी गया था, उसके बाद भी तकरीबन हर साल जाता रहा, सिवाय कोविड के समय में 2 साल जाना नहीं हुआ। तो वो अब मुझे लगता है जाके ना लोगों का जिसे विश्वास होता है ना वो पक्का हो गया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में इस वक्त कोई भी मोदी के पैरेलल अपोजिशन वाले लीडर क्रिएट नहीं कर सके। और मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहता हूँ, मैं हमेशा ही करता हूँ, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि राहुल गांधी जो है वो उसकी जो सोच है वो बड़ी निकम्मी सोच है और कांग्रेस पार्टी को तबाह करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। आप एक टूर लगा के हिंदुस्तान का जी, कल वो लंदन में जाके हिंदुस्तान के अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोला, आगे भी बोला था। आई डोंट लाइक कि आप हिंदुस्तान से बाहर जाके, हैं जी, इंग्लैंड वालों ने क्या करना है, हाँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने क्या करना है, आप वहाँ पर जाके जब हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलते हो तो मैं ये समझता हूँ कि जो राहुल की सोच है वो बिल्कुल उसको ना समझ है। उसको पता ही नहीं कि मैं किस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर लोगों में अपने आप को एक्सेप्ट करवा सकता हूँ। वो काम करता है जिससे हिंदुस्तान में उसकी एक्सेप्टेंस कम होती जाए। अभी हमने नॉर्थ ईस्ट की 3 सूबों का जो है वो रिजल्ट देखा। हाँ, वो जहाँ पर कांग्रेस जो है वो हमेशा रूल करती थी। त्रिपुरा में 25 साल कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया, 25 साल।
आज उनकी हालत ये है कि कांग्रेस के साथ मिलके, हाँ जी, उन्होंने 11 सीटें जीती आज। लेकिन बीजेपी ने अकेले त्रिपुरा में मेजॉरिटी ले ली। बाकी के जो मेघालय है, हाँ जी, और एक नागालैंड है, वहाँ पर बीजेपी ने मिलकर, चाहे उनके 3-4 एमएलए बने हैं, लेकिन मिलकर जो सरकार बनी हुई थी उसको आगे जो है वो जारी रखा। तो एक ये वहाँ पर लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं डाली। मैंने बहुत इंटरव्यू सुनी वहाँ पर, जी, बड़े टॉप के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंडिया टुडे के, लंदन टॉप, दूसरे तीसरे, वो वहाँ पर लेडीज़ ने ये कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो मोदी को वोट डालेंगे। ये जो इमेज क्रिएट किया गया, इस किस्म का इमेज क्रिएट करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि आप लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकें और लोग आपको सच माने। ऐसा कोई भी लीडर अपोजिशन में किसी भी पार्टी में नहीं है जो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके और लोग उसको एक्सेप्ट करें। नो लीडर। रीजनल लीडर जो हैं वो भी अपने ही इलाकों में, आप देखना, मेरी आज बात आप नोट कर लो, 2024 में जब रिजल्ट आना है तो बीजेपी की सिचुएशन बेटर होनी है, कम नहीं होनी, क्योंकि अपोजिशन वाले आपस में लड़कर आपस में ही एक दूसरे को वो ख़त्म कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, हर अपोजिशन वाला ये कहता है कि मैंने ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि कांग्रेस शुड नॉट इवन टॉक टू अस। हाँ जी, ऐसे ही अखिलेश ने कहा वी आर नॉट रेडी टू टॉक विद कांग्रेस। तो एक वो जो वहाँ पर एक इस किस्म का माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो माहौल कांग्रेस पार्टी खुद अपना ख़त्म कर रही है। एक लीडर, हाँ जी, ये बात कर रहे हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में अगर डीएमके इनको सपोर्ट ना करे तो ये शायद 2 सीटें भी ना जीते। हाँ जी, केरला में चलो एक एलडीएफ, एक यूडीएफ, एक ग्रुप बने हुए हैं, क्योंकि केरला में 20-25 पार्टी हैं छोटी छोटी, कोई एक एमएलए जीता है, कोई 2 एमएलए जीता है। इन सब के साथ इनको मिलके, चाहे वो एलडीएफ, चाहे वो लेफ्टिस्ट हों, चाहे ये यूडीएफ वाले, उनको उनके साथ मिलके काम करना पड़ता है। इसी तरीके से आप जितने भी स्टेट्स ले लें, ये ठीक है कि जो स्वाय एक यूपी को छोड़कर, हाँ जी, और मतलब मध्य प्रदेश को, कर्नाटका को, और वो कहीं पर बीजेपी की अकेली सरकार नहीं है, ना उड़ीसा में, हाँ जी, ना आंध्र प्रदेश में, ना अपने तेलंगाना में, ऐसे ही मतलब साउथ के जितने भी हैं वहाँ पर नहीं है। तो इवन ये जो एरिया है हिंदी एरिया, जैसे उड़ीसा है, हाँ जी, बिहार है, वहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग जब बात होती है फेडरल गवर्नमेंट की, बात होती है लोकसभा की, बात होती है मोदी की, तो लोग कहते हैं नहीं, हमने वोट मोदी को डालनी है। वो उनके लिए बीजेपी नहीं, बिल्कुल सही, उन्होंने कहते हैं हमने वोट मोदी को डालनी। ये जो एक एरा बना हुआ है, हाँ जी, मैं ऑरा कहता हूँ इसको, ये जो ऑरा बना हुआ है, इसको खत्म, इसको इसमें डेंट डालने के लिए अपोजिशन पार्टी का कोई भी लीडर इस वक्त काबिल नहीं है। राहुल तो बिल्कुल ही निकम्मा है, उसने तो अपने आप को ना बिल्कुल ख़त्म करने की तरफ वो लेके चला गया। मैं राहुल के बारे में तो बड़ा क्लियर हूँ इन माय माइंड, हालांकि मुझे पता है मेरे बहुत वहाँ पर चूँकि आपके तो वो कांग्रेसी भाई हैं, तो वो मुझे बड़ी गालियाँ निकालते हैं। पर मैं, देखिए, मेरा काम है जो मैं महसूस करता हूँ, और मैंने महसूस किया जब से राहुल आया है कांग्रेस में, कांग्रेस डाउन और डाउन ही गई है। जी डॉक्टर, ऐसा ही दिख रहा है। आपने बड़ा अच्छा किया कि हमने बात की थी कि हम नॉर्थ ईस्ट की ये जो स्टेट्स हैं उन पे बात करेंगे। आपने बड़ी अच्छी तफसीली बातचीत कर दी। क्वेश्चंस और लेते हैं हम। एवरग्रीन म्यूजिक अकाउंट है कनाडा के एफएम क्यों नहीं आइए G20 मीटिंग में।
फाइनेंस मिनिस्टर, जी जी, नहीं फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हाँ, जॉली है हमारे यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर। जी। कनाडा में इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, हाँ जी, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कनाडा में माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जी इस वक्त। जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स विच दे आर फेसिंग। यूजली जॉली गोज एवरीवेयर, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ा इशू चला हुआ है, फॉरेन इंटरफियरेंस इन जी। इलेक्शन। उसके ऊपर बड़ी चाइना की। कमेटियाँ बन रही हैं बड़ा। तो मेरा ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से वो नहीं आ सकी। बाकी भी कनाडा के हिंदुस्तान के रिलेशंस आपको पता है अच्छे नहीं हैं। हिंदुस्तान इज़ वेरी वेरी अनॉयड जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स के ऊपर और जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंटें चल रही हैं और हिंदुस्तान के अगेंस्ट। आपने देखा भी पंजाब में अजनाला में क्या हुआ, हाँ जी, मतलब ऐसे लगता है मुझे कि वो काला दौर कहीं दोबारा शुरू ना हो जाए। तो इस किस्म की अगर चीज़ें होंगी तो नेचुरली हिंदुस्तान के रिलेशंस कनाडा के साथ अच्छे नहीं है, ये मेरा मानना है। जी जी। शायद आप इस पर नहीं, कुछ उसमें बिल्कुल कोल्डनेस है। आप कुछ बोल सके। उसमें बिल्कुल कोल्डनेस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हमने सारी बात कह दी। अगला सवाल लेने से पहले एक बार फिर मैसेजेस आपको देते हैं। लाइटो इमिग्रेशन, सुमित सिंह जी और विशाल सैनी जी इसको चलाते हैं और इनका ये कहना है कि हम कैनेडियन इमिग्रेशन और सिटीज़नशिप, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, किसी भी तरह से कनाडा में आपको सेटल करने और नौकरी भी दिलवा सकते हैं, मदद दे सकते हैं। बहुत ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इनका जो नंबर है व्हाट्सएप पे आप रब्ता कीजिए। टैग टीवी को कोट करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी देंगे। कंसल्टेंसी फ़ी ओवर द व्हाट्सएप फ्री है। तो +1 306 612 2233 +1 306 612 2233। और दूसरा मैसेज द लॉ फर्म ऑफ शेखर शारदा। तो द लॉ फर्म ऑफ शेखर शारदा आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। कनाडा में जो भी लीगल इश्यूज़ हों, कनाडा में कोई चीज़ भी लीगैलिटी के बगैर आगे नहीं चलती। उनका नंबर है 905 956 6699 905 956 6699। तो क्वेश्चंस कुछ हम और लेते हैं डॉक्टर साहब, 2-3 और फिर अपने शो को वाइंड अप करते हैं। सर, राहुल गांधी को किस राह पर चलना चाहिए? जी डॉक्टर साहब आप ही बताएं। उसको कांग्रेस पार्टी से राह पे चलाएं। कांग्रेस पार्टी से संन्यास लेना चाहिए। गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी से संन्यास लेना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट जो रिव्यूज़ हैं, जितने भी नौजवान थे कांग्रेस में वो तो सारे कांग्रेस को छोड़ के चले गए। अब आपने ये देखिए कि 80 साल का जो नौजवान है उसको इन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया कांग्रेस का जी। अच्छा, वो कोई भी काम नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली विदाउट आस्किंग द गांधी परिवार। सो बेसिकली ही इज़ प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ मतलब गांधी परिवार। देखिए, जब तक ये कंसेप्ट ख़त्म नहीं होगा कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी परिवार के हाथ में है, और जब तक आप यूथ को लेके नहीं आगे आएंगे और वही पुराने लोगों को, मैं एक बड़ा मैं आपसे आप तो बहुत इंटेलिजेंट इस बात में। देखिए, हिंदुस्तान में आप जब किसी को आगे लाते हो, चलो आप अपने किसी प्यादे को ही आगे लेके आते हो, उस प्यादे को हिंदी बेल्ट में आपने जब तक अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं करना, आप कुछ नहीं कर सकते। राइट। अब हिंदी बेल्ट में आपको बड़ी मज़ेदार बात है, जो कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है वेणुगोपाल, वो हिंदी नहीं बोलता। खड़गे साहब जो प्रेसिडेंट है उनको हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो मेरा मतलब ये कहने का कि आपने सिर्फ साउथ पर ही डिपेंड करना, वो दोनों साउथ के हैं। राइट राइट। अरे भाई, हिंदी बेल्ट के लोगों को आगे लाओ, हाँ जी। पर राहुल जो है उसको कांग्रेस से ज़रूर अपने आप ही संन्यास ले लेना चाहिए। राइट राइट। तो चलिए जी, ये जो आप डॉक्टर साहब ने अच्छा दे दिया, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। कैन कनाडा मेक एनी इम्पैक्ट इन G20 गिवन मोदीज फ्रॉस्टी रिलेशंस विद ट्रूडो ओवर खालिस्तानीज? देखिए,
G20 में पहले ये देखने वाली की ज़रूरत है कि कनाडा कहाँ खड़ा है। कनाडा G8 का भी मेंबर है, G20 का भी मेंबर है। भारत के साथ अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया, मैं एग्री करता हूँ कि भारत के साथ कनाडा के कोल्ड रिलेशनशिप हैं बिकॉज ऑफ कनाडाज ओन पॉलिटिकल कंजम्पशन। पर मैं फिर भी बता दूं, जी। जो व्यापार होता है ना, हाँ। जो व्यापारी हैं वो अपने हिसाब से व्यापार करते हैं। राइट। इस वक्त हिंदुस्तान का 60% से ज़्यादा दालें हाँ। वो कनाडा से जाती हैं। राइट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो वो व्यापार अपनी तरफ है, लेकिन जो पॉलिटिकल टेंशन है वो अपनी जगह, और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है, ये नहीं कि ये कम हो रही है। राइट। डे बाय डे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, दे आर नॉट टेकिंग एक्शंस। यस, राइट, बिल्कुल। एंटी इंडियन जो यहाँ पर एलिमेंट बैठा हुआ है, उसके अगेंस्ट ये एक्शन नहीं ले रहे, और सिर्फ इतना कह देते हैं कि जी डेमोक्रेसी में हमारे तो यहाँ जो मर्जी बोले। हाँ, तो वैसे ट्रूडो साहब की जो मर्जी होती है ना, हाँ, वो स्टेटमेंट देते हैं बिल्कुल। डेमोक्रेसी। अगर मुल्क में इमरजेंसी भी नाफज करनी पड़ेगी तो वो इमरजेंसी भी लगा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी की इनको याद नहीं आती। वो जो ये जो लॉज हैं बड़े सख्त इंटरनेट के, वो कनाडा में काफ़ी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी याद नहीं आती। बड़ा चलिए, ट्रूडो साहब के हम क्रिटिक हैं। ये रिलेशनशिप जो है, जब तक ट्रूडो रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। राइट। तो अब ठीक है जी, फिर डॉक्टर साहब क्या हो सकता है? या आखिरी सवाल नहीं, या आखिरी 2 सवाल ले लेते हैं। पवन जी का है, डू यू थिंक ऑल द डेवलपमेंट इश्यूज आर लैगिंग बिहाइंड ड्यू टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इन G20? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। आपके जवाब, सवाल के जवाब में यही कहेंगे कि हाँ ऐसा ही है, एग्री करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और यूक्रेन का काफ़ी बड़ा इशू बना हुआ है, चूँकि वेस्टर्न वर्ल्ड उसमें इन्वॉल्व है। दुनिया में डॉक्टर साहब और भी बड़ी खौफनाक जंगें रही रिसेंट ईयर्स में। आपके सामने सीरिया बर्बाद हुआ, या इराक में अमेरिका जिस तरह घुसा, इराक भी अफगानिस्तान की सूरत, इराक भी तकरीबन बर्बाद ही है। बर्बाद ही है। ठीक है, अफगानिस्तान भी बर्बाद है, अफगानिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है। अच्छा, अब ये जो रिसेंट सारी चीज़ें हुई हैं, इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, चूँकि वो वेस्टर्नर डार्लिंग नहीं थे। फ्रैंकली देखें ना, ये बात तो माननी पड़ेगी ना। तो वहाँ पे जो तबाही हुई है, उसमें ये खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। मगर उसकी वजह से अब पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूक्रेन की देखिए, यूक्रेन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, एक तो सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। सेकेंडली, यूक्रेन जो था वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ वीट था। हाँ जी, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। रशिया के ऑयल और नेचुरल गैस की वजह से यूरोप पे इम्पैक्ट पड़ा। यूरोप की इकॉनमी जो है वो नीचे गई, उसका इम्पैक्ट जो है अमेरिका के ऊपर भी पड़ा। आज यहाँ भी बहुत इन्फ्लेशन है। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जी। देखिए, हमने ज़िंदगी में ना कभी बात नहीं करते अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं और 1.3 बिलियन लोग हैं। हम कभी नहीं करते। इस वक्त अफ्रीका का जो बुरा हाल है, उसमें यूक्रेन की वार एक और बहुत बड़ा हाथ प्ले किया। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर 2-3 सवाल और हम कोशिश करते हैं सबको ही हम एंटरटेन करें आज। तो अनीश जी का है, छोटे आंसर। हाँ, माय क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ पाकिस्तान गोइंग टू डिफॉल्ट इन कॉन्टेस्ट ऑफ एटॉमिक पावर सिचुएशन? इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। इस पर मुद्दा भी छड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो है अपने इकोनॉमिक डिफॉल्ट की तरफ प्रैक्टिकली जाता है, थ्योरेटिकली जाता है, प्रैक्टिकली तो ऑलमोस्ट जा ही चुके हैं, चूँकि हालात बहुत ख़तरनाक है। अगर वो अनाउंस करते हैं तो जाहिर है एक एटॉमिक पावर होने के नाते वो भी इनसिक्योरिटी दुनिया को फील होती है। कुछ पता नहीं वहाँ पे बड़े बड़े रोग एलिमेंट्स बैठे होंगे। अभी यही नहीं पता कि कंट्रोल किसका है एटॉमिक बम का। हाँ, वो नहीं, वो तो खैर मैं आपको बता देता हूँ, वो आर्मी का ही है, पाकिस्तान आर्मी का, उसके बगैर वो चल नहीं सकता निज़ाम। लेकिन अगर वो रोग एलिमेंट्स और ख़राब होते हैं, लेकिन ये एक अलग बहस है डॉक्टर साहब कि अब एटॉमिक जो हैं एसेट्स जो हैं, वो सिर्फ आप रख लेना ही काफ़ी नहीं होता, उनको चलाने के लिए भी बहुत रिसोर्सेज चाहिए। वो नहीं है, ठीक है, तो वो बस रखने के लिए हैं, धमकी देने के लिए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इकोनॉमिक डिफॉल्ट इन केस प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों तरह से भी हो जाता है। जैसे इमरान खान ने अपने फर्स्ट ईयर में एज प्राइम मिनिस्टर कहा था कि हिंदुस्तान ये ना समझे हमारे पास भी एटम बम है। हाँ,
तो वो स्टेटमेंट देने वाली होती है। वो तो मतलब वो कहा था, फिर मोदी जी को अल्टीमेटली कहना पड़ा था हमने पटाखों के लिए तो नहीं रखे हुए ना। लेकिन एटम बम, डॉक्टर साहब, जो मेरी रफ सी इंफॉर्मेशन है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि तालिबान कंधे पे रखेंगे और चला देंगे। नहीं। वो उसकी तो वो पहले एटम बम कभी इकट्ठा नहीं बना होता। ठीक है, नहीं। उसको हमेशा अलग रखते हैं, अलग पार्ट्स में। उसको असेंबल करना पड़ता है और फिर उसके कैरियर्स होते हैं जिसके, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस हद तक जाने वाला है मामला। देखिए, रूस के पास सबसे ज्यादा एटम बम, या सिचुएशन वहाँ पे इतनी खतरनाक है, या वहाँ से मतलब पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है। और पुतिन बयान भी देता है कि हम करेंगे, कर देंगे, वो तो डरा भी देते हैं। और उनका डराना जो है वो उससे वाकई डरना आना चाहिए, क्योंकि उनके पास व्हीकल है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ है उसके पास। आखिरी मेरे ख्याल में 2 सवाल रह गए। उमर मुगल साहब का है, हाउ डू यू ऑब्जर्व द करंट इकोनॉमिक पॉलिटिक्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग FTA विद जर्मनी एंड इटली। मेरा ख्याल है, पर्सनली मैं फील करता हूँ कि बिल्कुल बहुत अच्छी उनकी चल रही है, इकोनॉमिक लेवल पे बहुत उम्दा चल रहा है काम उनका। इटली के साथ अभी जो उनकी प्राइम मिनिस्टर से अभी वहाँ वो आई थी, जो लीनी, क्या नाम है, जॉर्जिना, या वो वहाँ पर आई हुई थी और हैदराबाद हाउस में जी। बाकायदा मोदी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। ऐसा ही। हाँ जी, हालांकि वो बहुत कंजर्वेटिव है। जी ठीक हाँ है, जी। वो आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बिल्कुल। यहाँ पे भी बहुत लिबरल हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो हम मैंडेट तो एक्सेप्ट करते हैं ना, तो लेकिन रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, या ठीक है। आखिरी कोई 1-2 सवाल रह गए जी। ऋषभ जी का है कि आप इंडिया आए तो क्या चेंज देखा आपने आज के भारत में? मैंने वो वैसे तो आपने बहुत जवाब उसके दे दिए, लेकिन मैं फिर कंक्लूड कर देता हूँ। भारत बहुत आगे जाता मुझे नजर आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और भारत में इस दफ़ा मुझे यही एहसास हुआ कि भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ नो वन कैन मैस विद भारत। और भारत की इकॉनमी भी डॉक्टर साहब इस वक्त ठीक चल रही है, और जो वर्ल्ड स्टेज पे जो इमेज है वो भी ठीक है। इंटरनल पॉलिटिक्स भी आप दुनिया से कंपेयर करें ना, कितनी पोलराइजेशन है। भारत में वो वाला मामला नहीं, डूइंग वेरी वेल जी, बहुत अच्छी चेंजेस है। आखिरी अगर कोई क्वेश्चन है तो अशोक जी का है, हाउ टू गेट रिड ऑफ राहुल गांधी। लो डॉक्टर साहब, इसका जवाब आप दीजिए। जवाब तो हमने दे ही दिया कि उसको कोई, देखिए, या तो कांग्रेस उसको कह दे कि बेटा अब तू बैठ जा। हाँ। तेरी लीडरशिप ने हमने देख लिया कि कांग्रेस जो है वो काफ़ी ख़त्म हो गई है। मैं तो ये समझता हूँ अगर वो इंटेलिजेंट है तो खुद ही संन्यास ले ले, कहे कि मैंने पॉलिटिक्स में अब नहीं रहना, हाँ जी, और मैं वो साधु बन जाए, या वो कोई और NGO चला। राहुल जी ने साधु वाला भेस तो बनाया, नहीं, वो बदल दिया ना वहाँ जाके। अच्छा, अब भेस आप जैसा भेस हो गया वहाँ पर। टाई, वो मैंने नहीं देखा। टाई और कोट पहन के कैम्ब्रिज में, अच्छा, वो सारी सूट पहन के, साधु वाली दाढ़ी दूरी कटवा, बिल्कुल आपकी तरह। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, मैं छोटा आदमी, मुझे उनसे ना नहीं, छोटा कोई नहीं होता डेमोक्रेसी में। बाकी ये है कि डेमोक्रेसी कोई नहीं होती डॉक्टर साहब, ये भी रियलिटी है। राहुल को देखिए, या तो कांग्रेस ही खुद निकाल सकते हैं जी, जो किसी में हिम्मत नहीं है, और या राहुल खुद अपने आप को रिजाइन कर दे। चलिए जी, ठीक है। मेरा ख्याल है इसी बात के साथ, इसी नोट के साथ हम आज का शो ख़त्म करते हैं, और अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और चलते चलते 2 मैसेजेस फिर दोहराते हैं, और उसके साथ एक तीसरा मैसेज भी है। पहला मैसेज तो ये है कि आप कनाडा की इमिग्रेशन लेना चाहते हो, सिटीजनशिप लेना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, सेटलमेंट की कोई भी सूरत हो, अब लाइटो इमिग्रेशन से रब्ता कीजिए। सुमित सिंह और विशाल सैनी को आप +1 306 612 2233 +1 306 612 2233 पर रब्ता करेंगे। और अगर आप टैग TV को कोट करेंगे तो वो आपको कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे। कंसल्टेंसी उनकी फ्री है। और कनाडा की जो जैसे डॉक्टर साहब ने पीछे बताया, इस वक्त इमिग्रेशन की बहारें चल रही हैं, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं तो उठा लें। फिर पता नहीं ये बहारें रहें या ना रहें। नहीं, अगर ट्रूडो बदल गया तो शायद इस तरह नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। कब हमारा अगला इलेक्शन डॉक्टर साहब? किसी वक्त भी हो सकता है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वैसे तो 25 में है। 25 में है। वो तो जगमीत साहब अगर कहेंगे कि भाई मैं अब अलग होता हूँ इस कोलिशन से, तभी होगा ना। या लेकिन इलेक्शन 25 को है, लेकिन 2025 कभी भी हो सकता है। हाँ, ठीक है।
और फिर आप राब्ता कीजिए। कनाडा में कोई भी आपका लीगल मसला हो, कोई भी इशू हो, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा से। और कनाडा में कोई चीज़ भी, जिसे कहते हैं ना, चिड़ी भी पर नहीं मार सकती डॉक्टर साहब, बगैर लॉयर के इन्वॉल्व किए बगैर। घर भी आप नहीं ले सकते। आपके सारे इश्यूज जो वो एक वसीयत क्या होती है, फैमिली बड़े इश्यूज होते हैं, वो सारे के सारे, यहाँ पे विल बड़ी ज़रूरी है। राइट, वो सारी की सारी जो सूरत हाल है वो आप इनसे रब्ता कीजिए। 905-956-6699 905-956-6699। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तीसरा आखिरी मैसेज मैं भी दूंगा, फिर डॉक्टर साहब कंक्लूड करेंगे। आप टैग टीवी के चैनल को, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट, नीचे पट्टी चल रही है tagtv.info। डोनेट जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी आपको होगा। इसी यूट्यूब के चैनल पर डोनेट के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेपॉल के ज़रिए भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कम से कम हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे शोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर उनके लिंक्स दीजिए। यही आज का दुनिया का जो मीडिया का नैरेटिव रह गया है। हाँ। डॉक्टर साहब कंक्लूड नहीं, कीजिए मैं आप। इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम इतनी बार आपको अपील कर रहे हैं जी। कि आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। 1 मिलियन का टारगेट रखा हुआ है, पता नहीं आप कब पूरा कराओगे, आपके हाथ में है। अगर आप इस टीवी को पसंद करते हो तो प्लीज़ डू इट। थोड़ा सा इसमें एफर्ट देखिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। पैसा आप दें ना दें, दैट इज़ योर चॉइस, लेकिन कम से कम आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया के ऊपर टीवी के ये प्रोग्रामों को डाल सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों को कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करें में। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इन्हीं शब्दों के साथ बड़ी खुशी हुई, आज हमारे सीईओ साहब ताहिर साहब वापस आ गए, उनके साथ प्रोग्राम किया। आई होप एज यूजुअल आपको तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ताहिर साहब बैठे होते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए वंडरफुल वीकेंड। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.